हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं साहित्य परिवार। तो दोस्तों, साहित्य परिवार में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज है क्लास 3। आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 3 को। हमने इस क्लास में यूनिट 1 से लेकर यूनिट 10 तक के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चनों के इसमें रखा है। मतलब इसमें 25 क्वेश्चन होंगे जो किसी भी यूनिट के होंगे, ठीक ना। ये प्रैक्टिस सेट है एक। तो हम लोग आज 25 क्वेश्चन को करेंगे। मैंने 2 क्लास करा दिया, आज हम लोग तीसरे क्लास पे चल रहे हैं और पूरे वो भी व्याख्या सहित हम लोग द्वितीय प्रश्न पत्र को हल करेंगे। इसमें मतलब कि सभी यूनिट के क्वेश्चनों को मतलब कि बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे, ठीक। तो बिना देर करते हुए चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन को। इसमें लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। इसमें से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? ए बुंदेली, बी ब्रज, सी कन्नौजी और डी बघेली। इनमें से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो देखिए कौन नहीं है इसमें से। तो देखो, बुंदेली, ब्रज और कन्नौजी ये तो पश्चिमी हिंदी की बोली है, लेकिन ये बघेली जो है ये पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, ये पूर्वी हिंदी की बोली है। ये पूर्वी हिंदी की बोली है। देखो पूर्वी हिंदी की बोली कौन कौन से है। पूर्वी हिंदी की बोली की अगर बात करें तो वो है ए, बी, सी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ए बी सी मतलब पूर्वी हिंदी की बोली कौन कौन सी? ए बी सी। और पश्चिमी हिंदी की अगर बात करें तो पश्चिमी हिंदी की बोली में आती है खड़ी बोली जो करवी है, और ब्रज भाषा है हरियाणवी या बांगरू है, बुंदेली और कन्नौजी है। बुंदेली, ब्रज, कन्नौजी ये 3 तो है ही, साथ में हरियाणवी है और खड़ी बोली है, ठीक ना। आगे चलते हैं। यहाँ पे लिखा है व्याख्या, बघेली पश्चिम हिंदी की बोली नहीं है, बघेली पूर्व हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोली है। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? ए 343 से 351 तक, बी 434 से 315 तक, सी 434 से 135 तक और डी 334 से 153 तक। तो क्वेश्चन नंबर 2 का क्या आंसर है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 343 से 351 तक। यहाँ पे लिखा भी 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता प्रदान की गई। देखो 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस मनाया जाता है ना। तो 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता प्रदान की गई। भारतीय संविधान के भाग 17 में, भाग किसमें? 17 में अनुच्छेद 343 से 351, यहाँ पे 351 है, 351 तक राजभाषा का संविधान में प्रावधान है तथा संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। संविधान की 8वीं अनुसूची में, कौन सी अनुसूची में पूछ देगा कि संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? तो 8वीं अनुसूची में। कितनी भाषाएं? 22 भाषाएं। क्वेश्चन नंबर 3 दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ए हैदराबाद, बी बेंगलुरु, सी चेन्नई और डी मैसूर। तो 3 का आंसर क्या होगा? तो 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चेन्नई। हिंदी भाषा का दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय मद्रास या चेन्नई में था, मद्रास में था। इसकी स्थापना महात्मा गांधी द्वारा सन 1918 ईस्वी में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए किया गया था। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का पूर्व नाम हिंदी साहित्य सम्मेलन था। निम्नलिखित में से कौन सी सघोष महाप्राण ध्वनि है? ए ख, बी घ, सी ज और डी ठ। इनमें से कौन सी सघोष महाप्राण ध्वनि है? तो 4 का आंसर क्या होगा? तो 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी घ। घ जो है सघोष महाप्राण ध्वनियाँ हैं, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 5 निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? ए आ, बी ई, सी ई और डी अ। मतलब इनमें से कौन सा पश्च स्वर ध्वनि है? देखो अगर अ को पढ़ो, आ को पढ़ोगे आ मतलब पूरा मुख खुल जा रहा है ना। ई कहने से मतलब कि नहीं मुख खुला, ई
ई, आगे से मतलब कि बोली आ रही है, और बड़ी ई को भी इसी तरह, अ को भी इसी तरह बीच में से अ, लेकिन आ को अगर पढ़ोगे आ, तो ये मतलब लग रहा है कि मतलब पीछे वाले स्वर से, मतलब कि जीभ के पिछले हिस्से से निकल रहा है कि आ। ठीक, तो ऑप्शन ए सही है इसका। आ जो है वो पश्च स्वर है, 5 का ऑप्शन ए सही है। यहाँ पे लिखा भी कि हिंदी भाषा में जीवा के पश्च स्वर उत्थापित आधार पर आ, उ, फिर ओ, फिर अंग आदि है। आदि क्या है? ये पश्च स्वर है। और ई ये अग्र स्वर तथा अ मध्य स्वर है। हिंदी भाषा का विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? तो कौन सा है? देखो, पहले आएगी संस्कृत आएगी जो 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक चलती है। उसके बाद आती है पाली की बात करें तो 500 ईसा पूर्व से एक ईस्वी तक चलती है। पाली की बात आएगी प्रकृत की अगर बात करें तो 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। उसके बाद आता है अपभ्रंश चलती है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। उसके बाद आती है हिंदी, तो हिंदी चलती 1000 से, मतलब आधुनिक भारत ये चलती आ रही है। तो ऑप्शन ए सही है। यहाँ पे लिखा भी है संस्कृत 1500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व, उसके बाद पाली 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी, प्राकृत 1 ईस्वी से 500 ईस्वी, अपभ्रंश 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी, और हिंदी 1000 ईस्वी से अब तक, जो आधुनिक भारतीय भाषाएं हैं। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 7, हिंदी हिंदी में सॉरी हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा? मतलब कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास सबसे पहले किसने लिखा? ए ग्रियर्सन, बी शिव सिंह सेंगर, सी गारसा दत्तासी, और डी रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा? तो वो लिखा था शिव सिंह सेंगर ने, रामचंद्र शुक्ल ने नहीं, शिव सिंह सेंगर ने पहले लिखा था। ठीक ना, तो 7 का ऑप्शन ए सही है। सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास जो है सबसे पहले किसने लिखा था? शिव सिंह सेंगर ने। किसमें? हिंदी में। देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि दिए गए विकल्पों के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास सबसे पहले शिव सिंह सेंगर ने सन 1883 में लिखा था, और जो इन्होंने लिखा था रामचंद्र शुक्ल ने, उन्होंने 1929 में लिखा था। ठीक ना। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये किसने लिखा था? ग्रियर्सन ने लिखा था 1888 में। और शिव सिंह सेंगर की एक प्रमुख इतिहास ग्रंथ है, वो है शिव सिंह सरोज 1883 ईस्वी, शिव सिंह सेंगर। देखो यहाँ पे लिखा भी है कि डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से 1957 ईस्वी में अनुवाद किया। आचार्य शुक्ल का इतिहास मूलतः नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास के नाम से सन 1929 में प्रकाशित हुआ। मतलब आचार्य शुक्ल का जो इतिहास मूलतः वो नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास के नाम से 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। क्वेश्चन नंबर 8, हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन है? ए रामचंद्र शुक्ल, बी राम कुमार वर्मा, सी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, और डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर क्या है? तो देखो, हिंदी साहित्य की भूमिका हुआ, चाहे हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, और हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये तीनों किसका है? वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। तो ऑप्शन डी सही है 8 का। आगे लिखा है कि देखिए, हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में, और हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952 में, और हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 में, ये तीनों किसका है? वो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 रामचंद्र शुक्ल का है, और हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, याद रखिएगा, आलोचनात्मक इतिहास किसका है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा का है। और हिंदी साहित्य का अतीत जो 2 भागों में है, पहला भाग 1959 ईस्वी और दूसरा है 1960 ईस्वी, ये दोनों किसका है? हिंदी साहित्य का अतीत
तो वह विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप का कवि है। मतलब इनमें से कौन अष्टछाप के कवि हैं। ए मीराबाई, बिरस खान, श्री सूरदास और डी विद्यापति। इनमें से कौन अष्टछाप का कवि है। कौन अष्टछाप का कवि। तो देखो सूरदास। सूरदास जो है वो अष्टछाप के कवि हैं। इनके गुरु कौन थे। वल्लभाचार्य थे। सूरदास के गुरु कौन थे। वल्लभाचार्य। देखो सूरदास अष्टछाप के कवि हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों का सही अनुक्रम निम्नवत है। अष्टछाप कवियों का जीवन क्रम। यहाँ पे अष्टछाप कवियों का नाम दिए गए हैं। अष्टछाप कवि में कौन है। कुंभन दास, जिनका जीवन काल 1468 से 1583 ईस्वी। कहाँ पे। जमुनावती उत्तर प्रदेश में। जमुनावती उत्तर प्रदेश में। सूरदास की अगर बात करें तो उनका जीवन काल 1478 से 1583 ईस्वी। सिही उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे। सिही उत्तर प्रदेश में। परमानंद की अगर बात करें तो इनका जो जन्म है 1493 ईस्वी कन्नौज उत्तर प्रदेश में। कन्नौज उत्तर प्रदेश में। और कृष्णदास की अगर बात करें तो 1496 से 1578 ईस्वी चिलोत्रा गुजरात में। चिलोत्रा गुजरात में। ये चारों किसके शिष्य थे। ये चारों किसके गुरु थे। नहीं, ये चारों किसके शिष्य थे। तो वो थे वल्लभाचार्य के शिष्य थे। इन चारों के गुरु कौन थे। तो वल्लभाचार्य थे। ठीक। गोविंद स्वामी की अगर बात करें तो गोविंद स्वामी के जीवन काल 1505 से 1585। जो इनका जो जन्म हुआ था आंतरी राजस्थान में हुआ था। उसके बाद चित्त स्वामी 1515 1585 मथुरा में इनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश। चतुर्भुज दास 1530 से 1585 जमुनावती उत्तर प्रदेश। और नंद दास की अगर बात करें तो 1533 से लेकर 1583 ईस्वी रामपुर उत्तर प्रदेश। ये चारों किसके शिष्य थे। तो वो थे विट्ठलनाथ के। देखो वल्लभाचार्य की बात करें तो इनमें कौन है। कुंभन दास, कुंभन, सूर, परमानंद और कृष्ण। कुंभ, सूर, परम, कृष्ण। इस तरह आप लोग कर लीजिए। कुंभ, सूर, परम, कृष्ण। याद हो गए चार। उसके बाद गोविंद स्वामी, चित्त स्वामी, चतुर्भुज दास और नंद दास। देखो ये इसको अगर याद करना है तो गोची चंदन इस तरह याद कर लीजिए। अपने से मतलब ट्रिक बना के आप लोग इसको याद कर सकते हैं। कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास और गोविंद दास, चित्त स्वामी, चतुर्भुज दास और नंद दास। क्वेश्चन नंबर 10 आनंद कादम्बनी पत्रिका के संपादक कौन थे। आनंद कादम्बनी पत्रिका के संपादक कौन थे। ए पंडित बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन। बी भारतेंदु हरिश्चंद्र। सी प्रसाद सितारे सिंह और डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो आनंद कादम्बनी पत्रिका के संपादक कौन थे। तो वो थे पंडित बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन। देखो कभी कभी क्या मतलब कभी कभी ऑप्शन में प्रेमगन दे देता है। प्रेमगन तो अगर इनका पूरा नाम नहीं पता रहेगा तो प्रेमगन रहेगा तो आप कन्फ्यूज भी हो सकते हैं। बहुत लोगों का ये प्रेमगन नाम जो इनका है शॉर्टकट में, जैसे कि आगे का पूरा नाम क्या है बहुत लोगों को नहीं पता रहता है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे। तो वो क्या करेंगे कभी कभी याद किए रहते हैं सच्चिदानंद हीरानंद, लेकिन लास्ट में पूछा कि आगे कौन है, चाहे आगे की लेखक कौन सी है, तो बहुत लोग कन्फ्यूज जाते हैं। तो प्रेमगन इनका जो मतलब निक नेम कह सकते हैं आज के समय में प्रेमगन। क्या नाम है इनका। प्रेमगन बद्री नारायण चौधरी का नाम। तो 10 का ऑप्शन ए सही है। आनंद कादम्बनी 1881 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसके संस्थापक कौन थे। बद्री नारायण चौधरी थे। और ये मासिक पत्रिका थी और मिर्जापुर से प्रकाशित होती थी। नागरी नीरद किसकी थी। तो वो थी बद्री नारायण चौधरी की। ये भी बद्री नारायण चौधरी की थी 1893 ईस्वी में। और ये साप्ताहिक पत्रिका थी जो मिर्जापुर से प्रकाशित होती थी। सरस्वती पत्रिका देखिए महत्वपूर्ण पत्रिका है सरस्वती पत्रिका। 1903 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इसके संस्थापक कौन थे। तो वो थे संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी। ये मासिक पत्रिका थी जो इलाहाबाद से प्रकाशित होती थी। कवि वचन सुधा अगर इनकी बात करें इस पत्रिका की तो 1868 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और यह मासिक और साप्ताहिक दोनों
पत्रिका थी जो काशी से प्रकाशित होती थी। हरिश्चंद्र मैगनीज की अगर बात करें तो इसका प्रकाशन वर्ष 1873 था और इसके संस्थापक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। यह मासिक पत्रिका थी जो बनारस से प्रकाशित होती थी। बाल बोधनी 1874, भारतेंदु हरिश्चंद्र। यह मासिक पत्रिका थी, ये बनारस से प्रकाशित होती थी। बनारस अखबार 1845 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इसके जो संपादक थे वो राजा श्री प्रसाद सितारे हिंद थे और साप्ताहिक पत्रिका थी, बनारस से प्रकाशित हुई थी। तो ये जितने भी यहाँ पे लिखा गया है सातों मतलब कि पत्रिका का नाम, वो सब सातों के सातों महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ आप लोग इसको याद कर लीजिएगा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 11, इनमें निम्नलिखित में से कौन सप्तक परंपरा का कवि नहीं है? ए हरिनारायण व्यास, बी श्रीकांत वर्मा, सी नेमीचंद जैन और डी नरेश मेहता। इनमें से कौन सप्तक परंपरा के कवि नहीं है? देखो अगर सप्तक कवियों के अगर नाम आप लोग जाने तो आप लोग प्लीज़ पीछे वाला क्लास देख लीजिएगा। मैंने जितने भी सप्तक कवि हैं, पहला सप्तक, फिर दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथे सप्तक, चारों सप्तकों के कवियों के नाम मैंने एक जगह करवाया है। तो आप इसके पिछले वाले क्लास देखेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा। ठीक, तो 11 का आंसर क्या है? तो 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रीकांत वर्मा। श्रीकांत वर्मा जो है वो सप्तक परंपरा के कवि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है पहल का संपादक कौन है? ए राजेंद्र यादव, बी रविंद्र कालिया, सी ज्ञान रंजन और डी विश्वनाथ तिवारी है। तो पहल का संपादक कौन है? तो वह ज्ञान रंजन, ऑप्शन सी से ये 12 का। देखो पहल 1973 ईस्वी में मतलब इसका जो प्रकाशन वर्ष 1973 है और इसके संपादक है ज्ञान रंजन। यह त्रैमासिक पत्रिका थी जो जबलपुर से प्रकाशित होती थी। हंस पत्रिका की अगर बात करें तो ये पुनर्प्रकाशन हुआ, इसका थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, पुनर्प्रकाशन हुआ 1986 ईस्वी में यह प्रकाशित हुआ था और इसके संपादक है राजेंद्र यादव। और ये मासिक पत्रिका थी जो दिल्ली से प्रकाशित होती थी। नया ज्ञानोदय सन 2002 में, मतलब नया ज्ञानोदय सन 2002 में इसका प्रकाशन हुआ था और इसके जो संपादक है वो रविंद्र कालिया हैं और यह मासिक पत्रिका है जो दिल्ली से प्रकाशित होती थी। दस्तावेज 1978 ईस्वी में और इसके जो संपादक है विश्वनाथ तिवारी और ये मासिक पत्रिका थी जो गोरखपुर से प्रकाशित होती थी। क्वेश्चन नंबर 13, भागवती के लेखक कौन है? भाग्यवती के लेखक कौन है? ए लाला श्रीनिवास दास, बी देवकी नंदन खत्री, सी श्रद्धाराम फिल्लौरी और डी लज्जाराम मेहता। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रद्धाराम फिल्लौरी। देखो भाग्यवती 1877, श्रद्धाराम फिल्लौरी तथा परीक्षा गुरु 1882 लाला श्रीनिवास दास के उपन्यास है। भाग्यवती 1877 किसका? श्रद्धाराम फिल्लौरी का। और परीक्षा गुरु जो 1882 में प्रकाशित हुआ था, ये लाला श्रीनिवास दास के उपन्यास है। देवकी नंदन खत्री के उपन्यासों की अगर बात करें तो चंद्रकांता जो 1888 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, चंद्रकांता संतति ये 24 भाग में 1896 में, नरेंद्र मोहन 1893 में, वीरेंद्र वीर 1895 में, कुसुम कुमारी 1899 में, काजर की कोठी 1902, अनूठी बेगम 1905, गुप्त गोदान 1913, भूतनाथ जो 6 भाग में प्रकाशित हुआ तो 1907 में और ये अधूरा था। लज्जाराम मेहता के उपन्यास की अगर बात करें, धूर्त रसिकलाल 1889, स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी 1899, आदर्श दंपति 1904, बिगड़े का सुधार अथवा सतीसुख देवी 1907, आदर्श हिंदू 1914। लिखा कि श्रद्धाराम फिल्लौरी कृत भाग्यवती जो 1877 में प्रकाशित हुआ था उपन्यास को डॉक्टर विजय शंकर मल्ल हिंदी के प्रथम उपन्यास मानते हैं। डॉक्टर विजय शंकर मल्ल जो है वो भाग्यवती को
हिंदी का प्रथम उपन्यास मानते हैं। लाला श्रीनिवास दास कृत परीक्षा गुरु 1882 में जो प्रकाशित हुआ था, यह उपन्यास को आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी का अंग्रेजी के ढंग से पहला मौलिक उपन्यास मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है कि अंधायुग किसकी रचना है। अंधायुग किसकी रचना है। ए नरेश मेहता, बी मोहन राकेश, सी दुष्यंत कुमार और डी धर्मवीर भारती। तो अंधायुग किसकी रचना है, तो वह धर्मवीर भारती की है। ऑप्शन डी से 14 का। देखो अंधायुग नाटक का प्रकाशन वर्ष क्या 1955 है। किसकी है, धर्मवीर भारती की है। एक कंठ विस्पाई, इसका प्रकाशन वर्ष 1963 और इसकी जो नाटककार वो है दुष्यंत कुमार। खंडित यात्राएं, इसका जो प्रकाशन वर्ष 1962, ये किसका है, नरेश मेहता का है। और पैर तले जमीन यह अधूरा है, किसका है, मोहन राकेश का है। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। कुटज के लेखक कौन है। कुटज के लेखक कौन है। ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी रामचंद्र शुक्ल, सी कुबेरनाथ राय और डी विद्यानिवास मिश्र। तो कुटज के लेखक कौन है, तो कुटज के लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन ए सही है। देखिए यहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध संग्रह लिखा है, तो उसको देख लेते हैं। अशोक के फूल, जिसका प्रकाशन वर्ष 1948 है। कल्पलता 1953, मध्यकालीन धर्म साधना 1952, विचार और वितर्क 1957, विचार प्रवाह 1959। अब कुटज ही पूछा है ना कि कुटज के लेखक कौन है, तो धर्मवीर भारती। कुटज का जो प्रकाशन वर्ष क्या है, 1964 है। कुटज का प्रकाशन वर्ष 1964। साहित्य सहचर 1965, आलोक पर्व 1972। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह को देख लेते हैं। चिंतामणि भाग 1 1939, चिंतामणि भाग 2 1945 और चिंतामणि भाग 3 1983 और चिंतामणि भाग 4 2002। ठीक। कुबेरनाथ राय के निबंध संग्रह देख लेते हैं। प्रिया नीलकंठी 1968, रस आखेटक 1970, गद मादन 1972, विषाद योग्य 1973, निषाद बांसुरी 1974, महाकवि की तर्जनी 1989 और दृष्टि अभिसार 1984, मराल 1993, उत्तर कुरु 1994 है। डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र के निबंध संग्रह उसको देख लेते हैं आप। चितवन की छाह 1953, हल्दी दूब 1955, तुम चंदन हम पानी 1957, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, देखिए महत्वपूर्ण है ये भी 1974, ब्रह्मानंद पत्र 1981, तमाल की झरोखे से 1981, संचारणी 1982, अंगद की नियति 1984 और सीरीज की याद आई 1995। ठीक, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना अमरकांत की है। इनमें से कौन सी रचना जो है वो अमरकांत की है। ए अमृतसर आ गया, बी जिंदगी और जोंक, सी टूटना और डी परिंदे। तो इनमें से कौन सी रचना अमरकांत की है, तो अमरकांत की रचना कौन सी है, तो वह जिंदगी और जोंक। ऑप्शन बी सही है, जिंदगी और जोंक 1958, जिंदगी और जोंक 1958। ठीक ना। देखो आगे लिखा भी है कि जिंदगी और जोंक 1958 इसका प्रकाशन वर्ष है और ये किसकी, अमरकांत की है। परिंदे की बात करें तो हमारे कहानी सिलेबस में लगी हुई है 1960, निर्मल वर्मा की है। टूटना 1966, राजेंद्र यादव की है टूटना। क्वेश्चन नंबर 17, ध्वन्यालोक किसकी कृति है। ध्वन्यालोक किसकी कृति है। ए अभिनव गुप्त, बी राजशेखर, सी मम्मट और डी आनंद वर्धन। ध्वन्यालोक किसकी कृति है, तो यह किसकी है, यह है आनंद वर्धन की, आनंद वर्धन की है। तो 17 का ऑप्शन डी सही है।
देखो ध्वन्यालोक की अगर बात करें तो इस मतलब ये 9वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इसकी रचना हुई थी ध्वन्यालोक की। इसके ग्रंथकार कौन है? आनंदवर्धन है। तंत्रालोक की अगर बात करें तो ये 10वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इसकी रचना हुई थी। अभिनव गुप्त हैं इसके ग्रंथकार। काव्य प्रकाश की अगर बात करें तो इसकी रचना 11वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुई थी और इसके जो ग्रंथकार वो है मम्मट। देखिए याद रखिएगा, ध्वन्यालोक के आनंदवर्धन, तंत्रालोक के अभिनव गुप्त और काव्य प्रकाश के मम्मट। और काव्य मीमांसा की जो रचना हुई थी वो 12वीं शताब्दी में हुई थी। इसके लेखक कौन? राजशेखर। कौन है? राजशेखर। याद रखिएगा ये और ये आगे भी क्वेश्चन में आएगा। उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा है कि उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ के लेखक कौन है? ए रूप गोस्वामी, बी अभिनव गुप्त, सी राजशेखर और डी मम्मट। तो उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ के लेखक कौन है? तो वह है रूप गोस्वामी। कौन है? रूप गोस्वामी। 18 का ऑप्शन ए सही है। देखो उज्ज्वल नीलमणि 1516वीं शताब्दी में इसकी रचना हुई थी। इसके ग्रंथकार है रूप गोस्वामी। काव्य प्रकाश की अगर बात करें तो इसकी रचना हुई थी 11वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में और इसके जो ग्रंथकार है कौन है? मम्मट। इसके पहले मैंने बताया था आपको, बताया था ना। काव्य प्रकाश का भी मीमांसा कौन है? राजशेखर 12वीं शताब्दी और तंत्रालोक के कौन है? अभिनव गुप्त, जो 10वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इसकी रचना हुई थी तंत्रालोक की। क्वेश्चन नंबर 19, अभिव्यक्तिवाद के प्रवर्तक हैं। अभिव्यक्तिवाद के प्रवर्तक हैं ए शंकुक, बी अभिनव गुप्त, सी भट्टलोलट और डी आनंदवर्धन। अभिव्यक्तिवाद के प्रवर्तक हैं तो कौन है प्रवर्तक? तो वह अभिनव गुप्त। अभिव्यक्तिवाद के प्रवर्तक अभिनव गुप्त। ऑप्शन बी सही है 19 का। अभिव्यक्तिवाद के जो आचार्य हैं वो कौन है? अभिनव गुप्त हैं। ये अभिनव गुप्त किस दर्शन से ताल्लुक रखते थे? तो शैव दर्शन। उत्पत्तिवाद या आरोपवाद के आचार्य कौन है? भट्टलोलट। और इनका क्या दर्शन था? वो था मीमांसा दर्शन। भट्टलोलट का दर्शन कौन सा था? मीमांसा दर्शन। उत्पत्तिवाद या आरोपवाद। अनुमितिवाद। अनुमितिवाद के आचार्य कौन है? शंकुक हैं और इनका दर्शन क्या था? न्याय दर्शन था। और ध्वनि सिद्धांत के आचार्य कौन है? आनंदवर्धन है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 20, लिखा कि अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक हैं। अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक हैं ए आई रिचर्ड्स, बी टी एस एलियट, सी क्रोचे और डी लुजाइनस। अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक कौन है? तो वह है क्रोचे। ऑप्शन सी सही है 20 का। ऑप्शन सी सही है। देखो अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक हैं क्रोचे, संप्रेषण एवं मूल्य सिद्धांत के प्रवर्तक हैं आई रिचर्ड और उदात्तवाद के जो प्रवर्तक हैं वो है लुजाइनस और निर्व्यक्तिवाद के जो प्रवर्तक हैं वो है इलियट। ठीक। देखिए सब स्क्रीनशॉट करके रखिएगा जितना आंसर मैं बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। काव्य में उदात्त तत्व को सर्वाधिक महत्व किसने दिया है? 21 में लिखा है कि काव्य में उदात्त तत्व का सर्वाधिक महत्व किसने दिया है? ए प्लेटो, बी अरस्तु, सी इलियट और डी लुजाइनस। तो क्वेश्चन नंबर 21 का क्या सही है? काव्य में उदात्त तत्व को सर्वाधिक महत्व किसने दिया है? तो वो दिया है इलियट ने। नहीं सॉरी, वो लुजाइनस ने दिया है, लुजाइनस। ऑप्शन डी सही है 21 का। डी आंसर डी है। आप लोग देखिए उत्तर दिया रहता है आपको, ए बी सी लिखा रहता है पीछे देखेंगे तो। साहित्य में पाश्चात्य काव्य शास्त्री लुजाइनस ने उदात्ततावाद या उदात्तवाद को महत्व दिया है। प्लेटो ने काव्य में प्रत्ययवाद को महत्व दिया है। अरस्तु ने काव्य में अनुकृति एवं विरेचन त्रासदी अनुकरण सिद्धांत को महत्व दिया है। एलियट ने काव्य में वस्तुनिष्ठ समीकरण,
निर्व्यक्तिकता, संवेदनशील का असाहचर्य, व्यक्ति प्रज्ञा का सिद्धांत एवं परंपरा की परिकल्पना सिद्धांत को महत्व दिया है। क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा है कि हिंदी साहित्य के संदर्भ में निम्नलिखित प्रमुख संस्थाओं का कालक्रम के अनुसार सही अनुक्रम कौन सा है। हिंदी प्रसार के संदर्भ में निम्नलिखित प्रमुख संस्थाओं का कालक्रम के अनुसार सही अनुक्रम कौन सा है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नागरिक प्रचारणी सभा काशी, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग और दक्षिणी भारत प्रचार सभा चेन्नई, राष्ट्रीय भाषा प्रचार समिति वर्धा। आगे देख लेते हैं, आगे लिखा भी है। देखिए, नागरिक प्रचारणी सभा की अगर बात करें जो काशी में, तो इसके जो स्थापना वर्ष थी 1893 में हुई थी। और हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग 1910 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा चेन्नई 1918 में इसकी स्थापना हुई थी। और राष्ट्रीय भाषा प्रचार समिति वर्धा 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 23, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों का कालक्रमानुसार सही अनुक्रम कौन सा है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों का कालक्रमानुसार सही अनुक्रम कौन सा है। तो देखो, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी होगा, मिश्रबंधु, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा और रामस्वरूप चतुर्वेदी। देखो, मिश्रबंधु की अगर बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1865 में। मिश्रबंधु 1865, रामचंद्र शुक्ल 1884। मिश्रबंधु के जो ग्रंथ है कौन से हैं? मिश्रबंधु विनोद हैं। मिश्रबंधु इनका जन्म 1865 में हुआ था और इसकी जो इतिहास ग्रंथ कौन से है वो है मिश्रबंधु है। रामचंद्र शुक्ल की अगर बात करें तो इनका जो जन्म हुआ था 1884 ईस्वी में हुआ था और इनका ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास जो 1929 में प्रकाशित हुआ था। राम कुमार वर्मा की अगर बात करें तो इनका जो जन्म हुआ था 1905 में हुआ था और हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास इनका महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ है। रामस्वरूप चतुर्वेदी की अगर बात करें तो 1931 में इनका जन्म हुआ था और इनकी जो प्रमुख ग्रंथ है वो है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, हिंदी गद्य विन्यास और विकास, हिंदी काव्य का इतिहास, आधुनिक कविता यात्रा और भक्ति काव्य यात्रा। ये इनकी प्रमुख इतिहास ग्रंथ हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी की। तो पहले मिश्रबंधु 1865, रामचंद्र शुक्ल 1884, राम कुमार वर्मा 1905 और रामस्वरूप चतुर्वेदी 1931। क्वेश्चन नंबर 24, इसमें लिखा है कि निम्नलिखित पत्रिकाओं के प्रकाशन का सही अनुक्रम कौन सा है। निम्नलिखित पत्रिकाओं के प्रकाशन का सही अनुक्रम कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहले कवि वचन सुधा, उसके बाद सरस्वती, उसके बाद हंस पत्रिका, उसके बाद धर्मयुग। कवि वचन सुधा की अगर बात करें तो इसका जो प्रकाशन वर्ष है 1868 है। 1868। देखो, कवि वचन सुधा और हरिश्चंद्र मैगजीन और बाल बोधनी, ये तीनों किसका है? ये तीनों है भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। तीनों किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। अगर ये सरस्वती पत्रिका की बात करें, सरस्वती पत्रिका, तो इसका प्रकाशन वर्ष 1900, सन 1900। इसके जो प्रवर्तक है वो है चिंतामणि घोष। सरस्वती पत्रिका के जो संपादक है वो है चिंतामणि घोष। हंस पत्रिका की अगर बात करें तो इसका जो प्रकाशन वर्ष 1930 है, 1930 हंस पत्रिका का प्रकाशन वर्ष। और इसके जो संपादक हैं वो है मुंशी प्रेमचंद जी। और धर्मयुग की अगर बात करें तो इसका जो प्रकाशन वर्ष 1950, 1950। और इसके जो संपादक हैं वो कौन है? तो वो है धर्मवीर भारती। धर्मयुग का धर्मवीर भारती हैं, हंस पत्रिका के हैं प्रेमचंद और सरस्वती पत्रिका के चिंतामणि घोष और कवि वचन सुधा की जो संपादक हैं वो हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। 1868 कवि वचन सुधा और फिर सरस्वती का सन 1900, हंस पत्रिका 1930 और धर्मयुग का 1950। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित रचनाओं का कालक्रमानुसार सही अनुक्रम कौन सा है। निम्नलिखित रचनाओं का कालक्रमानुसार सही अनुक्रम कौन सा है।
तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंधेर नगरी। अंधेर नगरी 1881, अंधा युग, अंधा युग 1955 और संसद से सड़क तक, संसद से सड़क तक 1972 और मगध, मगध 1984। तो 25 का ऑप्शन ए सही है। आगे लिखा भी है, देखिए, अंधेर नगरी 1881 किसके है? भारतेंदु हरिश्चंद्र के। क्या है? ये नाटक है। अंधेर नगरी 1881 भारतेंदु हरिश्चंद्र नाटक है। अंधा युग, अंधा युग की अगर बात करें 1955 ईस्वी, किसके? धर्मवीर भारती के। ये गीति नाट्य है। क्या है? गीति नाट्य है। संसद से सड़क तक 1972 किसके? सुदामा धूमिल पांडे। क्या है? ये काव्य विधा है। ये कौन सी विधा है? तो वो काव्य है। मगध की अगर बात करें तो इसका प्रकाशन वर्ष 1984 है और इसके रचनाकार है श्रीकांत वर्मा और इसकी विधा कौन सी? काव्य संग्रह। मगध मतलब किस विधा? मगध कौन सी विधा है? तो वह है काव्य संग्रह। तो ये थे आज के 25 क्वेश्चन। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लोग लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मैं आप लोगों के सामने ऐसे प्रश्न लेकर आता रहूँगा जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।